नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोवा के नाइट क्लब बिर्च बॉय रोमियो लेन में 6 दिसंबर को हुए अग्निकांड के मुख्य आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद दोनों भाई भारत छोड़कर थाईलैंड भाग गए थे। थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया और आज सुबह उन्हें भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैंकॉक से भारत भेजा गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस की टीम उनकी प्रतीक्षा कर रही थी और एयरपोर्ट पर ही दोनों को हिरासत में ले लिया गया और फिर पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया गया। तो दोनों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही के आरोप हैं। वहीं संसद में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक पेश किया। नया कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण या शॉर्ट में वीबी जी राम जी कहा जा रहा है। विपक्ष ने इसके तहत महात्मा गांधी के नाम को हटाने की योजना पर आपत्ति जताई है। विपक्षी सांसदों ने संसद के अंदर और बाहर जमकर विरोध किया। बता दें कि इस बिल के नाम बदलने को लेकर मकर द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बिल का कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने जोरदार विरोध किया। इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी सिर्फ उनके परिवार के नहीं बल्कि पूरे देश के लिए परिवार जैसे हैं। उन्होंने बिल में रोजगार की कानूनी गारंटी कमजोर किए जाने पर चिंता जताई। मनरेगा में फंड मांग पर आधारित होता था, जबकि नए कानून में यह पूर्व निर्धारित होगा। प्रियंका गांधी ने बताया कि मनरेगा में केंद्र 90% अनुदान देता था, जो नए बिल में घटकर 60% रह गया है, जिससे राज्यों की परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि काम के दिन बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन मजदूरी बढ़ाई नहीं जा रही है। योजना का नाम बदलने की जरूरत समझ में नहीं आती और इससे खर्च बढ़ता है। प्रियंका गांधी ने सुझाव दिया कि बिल को वापस लिया जाए और इसे अस्थायी समिति में भेजा जाए। मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय। जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुँच रही हूँ, मुझे पहुँचने दीजिए। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। वहीं उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण कई जिलों में सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें अब तक 14 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मथुरा, बागपत, उन्नाव और बस्ती जैसे जिलों में खराब विजिबिलिटी के चलते वाहन आपस में टकरा गए। मथुरा में सबसे गंभीर हादसा सामने आया। सोमवार देर रात करीब 2 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा की ओर जा रहे वाहनों की लेन में घने कोहरे के बीच तेज रफ्तार गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इस हादसे में 7 बसें और 2 कारें चपेट में आ गई, जिनमें भीषण आग लग गई। कई यात्री वाहनों के अंदर फंस गए, जबकि कुछ लोगों ने बसों से कूदकर अपनी जान बचाई। तो अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 2 दर्जन से ज्यादा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में से 2 की पहचान कर ली गई है और घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं दिल्ली इस समय भीषण वायु प्रदूषण की चपेट में है और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि राजधानी गैस चैम्बर जैसी बन गई है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंचने के कारण स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ी हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, खांसी आम सी बात हो गई है और मास्क पहनना मजबूरी बन चुका है। हालातों को संभालने के लिए दिल्ली में ग्रैब 4 लागू किया गया है। हालांकि ग्रैब 4 के तहत सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन यमुना पार इलाकों में ये नियम कागजों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। रिहायशी इलाकों में धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है और सड़कों पर रोज की तरह मलबा डाला जा रहा है। आरोप है कि पीडब्ल्यूडी ने सिर्फ औपचारिकता निभाते हुए मलबा साइट पर चेतावनी बोर्ड लगा दिए हैं, जिन पर लिखा है कि मलबा डालने पर जुर्माना लगेगा, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि खुले में पड़ा मलबा भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। तो यमुना पार का आनंद विहार क्षेत्र प्रदूषण का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 76 टीमें तैनात की गई हैं। इसके बावजूद सड़कों पर मलबा डाले जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। ये सब उस समय हो रहा है जब दिल्ली प्रदूषण को लेकर हाई अलर्ट पर है और ग्रैप 4 लागू है। वहीं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सख्त फैसले लागू करने का ऐलान किया है। 18 दिसंबर से राजधानी में बिना वैध पीयूसी यानी कि प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। वाहन चालकों के पास पीयूसी बनवाने के लिए केवल आज और कल का समय है। इसके बाद गुरुवार से ये नियम पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई ट्रक निर्माण सामग्री लाता हुआ पाया गया तो उसे सीज किया जाएगा और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं दिल्ली के बाहर से आने वाले BS6 मानक से कम वाले वाहनों पर अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि इन कदमों का मकसद राजधानी के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करना है। वाहन चालकों से समय रहते पीयूसी बनवाने की अपील की गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि किसी भी सरकार के लिए 9 से 10 महीनों में AQI को पूरी तरह नियंत्रित करना आसान नहीं है। उन्होंने प्रदूषण को लेकर माफी मांगते हुए कहा कि मौजूदा सरकार पहले से बेहतर काम कर रही है और AQI में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की देन है, जिसे सुधारने के लिए मौजूदा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं एलन मस्क ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वो $600 अरब से अधिक संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। मौजूदा समय में उनकी कुल संपत्ति बढ़कर करीब $677 अरब तक पहुंच चुकी है। उनकी संपत्ति में आई इस जबरदस्त बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह SpaceX है, जिसका मूल्यांकन अब लगभग $800 अरब तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि SpaceX वर्ष 2026 में अपना IPO लाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा टेस्ला के शेयरों में आई तेजी ने भी मस्क की दौलत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इन सभी कारणों से एलन मस्क एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर इंसानों के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर चुके हैं। तो राम मंदिर को और भी भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण के बाद अब मंदिर परिसर के पूरक हिस्सों को सजाने का काम चल रहा है। जनवरी महीने में मंदिर को विशेष फसाड लाइट से रोशन किया जाएगा, जिसे स्थायी रूप से लगाया जाएगा ताकि मंदिर और आकर्षक और चमकदार दिख सके। वहीं रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर अब भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और धीमी पड़ने का नाम नहीं ले रही है। रिलीज को 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिल्म लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। आमतौर पर बड़ी फिल्में दूसरे वीकेंड में धीमी हो जाती हैं, लेकिन धुरंधर ने इसके उलट दूसरा वीकेंड सबसे ज्यादा कमाई का ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया। बीते शुक्रवार से शनिवार तक और रविवार तक फिल्म ने 146 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया। इसके बाद सोमवार को ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने 30 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जो इसकी ओपनिंग डे 28.60 करोड़ से भी अधिक है। 11 दिनों में फिल्म केवल एक ही दिन ओपनिंग डे से कम कलेक्शन कर पाई। इस तरह धुरंधर ने अपने दूसरे सोमवार में भी बॉक्स ऑफिस का ट्रेंड बदल दिया और दर्शकों का क्रेज बरकरार रखा। उधर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। हालांकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपी प्राथमिकी की प्रतिलिपि प्राप्त करने के हकदार नहीं है। कांग्रेस ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सत्य की जीत है। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि मोदी सरकार की कथित गैर कानूनी और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई पूरी तरह बेनकाब हो गई। अदालत ने यंग इंडियन मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और क्षेत्राधिकार से बाहर पाया। कांग्रेस ने आगे कहा कि पिछले दशक में मोदी सरकार मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से कार्रवाई कर रही थी, लेकिन आज ये पूरी तरह उजागर हो गया है। धन शोधन का कोई मामला नहीं है, अपराध से कोई आय नहीं हुई और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ। ये सभी आरोप निराधार थे। पार्टी ने स्पष्ट किया कि वो सत्य और नागरिक अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहेंगे और किसी से डरेंगे नहीं। नेशनल हेराल्ड केस के अंदर राहुल गांधी कोर्ट ने जो फैसला दिया है सोनिया जी और राहुल जी को लेके, वो सत्ता के ऊपर सत्य की विजय हुई है। जब केस किया गया था तब भी लग रहा था इस केस में कोई दम नहीं है। गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है सरकार की। उसी रूप में पूरा देश इसको देख रहा था और वही सामने सत्य सामने आया। अभी थोड़े दिन पहले ही जब ईडी ने पुनः उसी केस को लेकर के दिल्ली पुलिस में जब एफआईआर दर्ज करवाई, तो और ये पक्का हो गया कि इनको मालूम है कि कोर्ट में क्या फैसला आने वाला है। आखिर में मैं इसीलिए कह रहा था, सत्ता पे विजय हुई है सत्य की। इनको मुंह की खानी पड़ी है और
समझ जाना चाहिए इनको किस प्रकार से इन्होंने लगातार 54 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ करी। सोनिया जी बीमार थी तब भी बुलाया गया उनको। तो देश पूरा देख रहा है क्या हो रहा देश के अंदर और किस प्रकार से ये फैसला आया है। मैं समझता हूँ पूरे देश को ये जानकारी हो गई कि इस केस में कोई दम नहीं है। पंडित नेहरू ने 1938 को जो अखबार शुरू किया था उसको लेकर के आज जिस प्रकार का ये तमाशा कर रहे हैं उसको ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा। धन्यवाद। वहीं उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा बढ़ाई जाएगी। इसके तहत खुर्जा के एसएसपीजी अस्पताल, मऊ के जिला चिकित्सालय, रायबरेली और महाराजगंज के संयुक्त चिकित्सालय में लैप्रोस्कोप खरीदे जाएंगे। प्रत्येक अस्पताल के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा लखनऊ के सिविल अस्पताल और रामसागर मिश्रा अस्पताल में भी एक लैप्रोस्कोप उपलब्ध कराया जाएगा। इस कदम से मरीजों को आधुनिक और सुविधाजनक इलाज मिल सकेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। विदेश मंत्रालय की सचिव दक्षिण डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने इस दौरे की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि यह दौरा दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। 37 साल बाद यह पहला अवसर है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने जॉर्डन का पूर्णकालिक द्विपक्षीय दौरा किया। पीएम मोदी और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम को संबोधित किया, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख व्यवसायी शामिल हुए। इस दौरान ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, जल प्रबंधन, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में कई समझौते और एमओयू किए गए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को एक नवनियुक्त आयुष डॉक्टर के हिजाब को खींचने के कारण विवादों में घिर गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते समय मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब नीचे करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि मुख्यमंत्री के पीछे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खड़े हैं, जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार इस घटना के दौरान हंसते भी नजर आए। जब हिजाब में डॉक्टर नियुक्ति पत्र लेने आई तो मुख्यमंत्री ने मंच पर खड़े होकर पूछा, ये क्या है, और हिजाब को नीचे खींच दिया। नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित समारोह में 1283 आयुष डॉक्टरों, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उधर बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के सदन चीफ ऑर्गेनाइजर हसनत अब्दुल्ला ने पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उसको लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा की गई तो भारत के ये राज्य अलग थलग पड़ सकते हैं। पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। एनसीपी इस साल फरवरी में बनी थी और इसके संस्थापक पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोध में प्रदर्शन कर चुके थे, जिसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। हसनत अब्दुल्ला का ये बयान सोशल मीडिया पर भारत में भी वायरल हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश को अस्थिर करने और चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है और इंकलाब मंच के प्रवक्ता ओस्मान बिन हादी पर हुए हमले के लिए भारत जिम्मेदार है। इस पर भारत सरकार की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं सिडनी के प्रसिद्ध बोडी बीच पर यहूदी कार्यक्रम में हुए हालिया हमले को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस घटना से जुड़े कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। फिलीपींस के इमिग्रेशन ब्यूरो ने बताया कि हमले में शामिल 2 संदिग्ध नवंबर में फिलीपींस आए थे। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस इस दावे की पुष्टि कर रही है। फिलीपींस के अधिकारियों के अनुसार हमलावरों में से 50 वर्षीय साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा की थी, जबकि उनके 24 वर्षीय बेटे नवीद ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। दोनों ने बताया था कि उनको दवाओं फिलीपींस में ठहरना अंतिम मंजिल होगा और उसके बाद वो सिडनी लौटेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि रविवार को बॉन्डी बीच पर हमला इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित लगता है। उधर सहारनपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। कासिमपुर पुलिया के पास हुई इस कार्रवाई में गौकशी के मामले में वांछित 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई और अपराध नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश भी की। पीछा करने पर उनकी बाइक फिसलकर गिर गई। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा फरार हो गया। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, कारतूस, खोखा और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है।
आज दिनांक 15 दिसंबर 2025 को थाना बेहट क्षेत्र के अंतर्गत विकासनगर जाने वाले रास्ते पर कासिमपुर पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें मिर्जापुर क्षेत्र की तरफ से एक बाइक आती दिखी जिसपे 2 व्यक्ति सवार थे। उन बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया गया तो पीछे मुड़कर तेजी से उन्होंने भागने की कोशिश की। पुलिस द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा एवं जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लग गई और एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जानकारी करने पर पता चला कि घायल व्यक्ति का नाम शौकीन पुत्र शकील है, जो ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर का निवासी है और ये थाना मिर्जापुर का 25,000 का इनामी भी है। इसके पास से एक अदद मोटरसाइकिल जो बिना नंबर प्लेट की थी, एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सवर्ण आर्मी और राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए SC और ST एक्ट को खत्म करने, सवर्ण आयोग के गठन और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग रखी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि वर्तमान व्यवस्था से सवर्ण समाज के साथ न्याय हो रहा है, जिसे दूर किया जाना आवश्यक है। करनी सेना के जिलाध्यक्ष दिलीप गहरवार ने कहा कि इन मांगों को लेकर उनका संगठन लगातार आंदोलन करता रहा है और जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन मुस्तैद रहा और स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। यहाँ हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में हम लोग ने 3 सूत्री मांगों पे आज ज्ञापन देना है अभी कलेक्टर साहब को। उसके लिए हम लोग कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। जो हमारी पहली मांग है SC ST एक्ट को ख़त्म किया जाए, जो आज आय का मुद्दा बना हुआ है, लोग उसके दम पे कमाई कर रहे हैं, और सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। हर किसी के लिए आयोग बने हैं, लेकिन हमारे सवर्णों के लिए कोई आयोग नहीं बना है। और तीसरा है जो आरक्षण दिया जा रहा है वो आर्थिक आधार पर दिया जाए, ना कि जातिगत आधार पर। यही 3 सूत्री मांगे हमारे। SC ST क्यों खत्म किया जाए? SC ST एक्ट खत्म करने का मेन रीजन है कि जो भी है कि दबे कुचले लोगों के लिए जो बना हुआ था उस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। लोग उसको कमाई का माध्यम बनाए हुए हैं। जरा सी कुछ बातें होती हैं, जमीन की नपाई होती है, उसमें भी लोग SC ST का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। उधर मिर्जापुर पुलिस को गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत जिले भर में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने तकनीकी सहायता से सैकड़ों मोबाइल फोन ट्रेस कर उन्हें उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचा दिया। इस कार्रवाई में साइबर टीम की अहम भूमिका रही, जिसने मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम और CIR पोर्टल के माध्यम से खोए हुए और चोरी हुए फोन का पता लगाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने बताया कि जिले के सभी थानों की संयुक्त कोशिश से कुल 293 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए है। मोबाइल वापस मिलने पर पीड़ितों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। पुलिस की इस पहल को आम लोगों ने सराहा है और इसे डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का उदाहरण बताया है। निरंतर मेहनत कर रही थी, बाकी सारे थाना भी इसमें कोऑपरेट किए। सीनियर ऑफिसर मॉनिटर कर रहे थे। राजीव सिंह हमारे सर्वेलेंस प्रभारी है, उनके एक विशेष इसमें टीम वर्क रही। इनकी ये सफलता रही है कि आज 293 मोबाइल हम रिकवर किए हैं, जिनकी ओनर्स के साथ इन्होंने कोऑर्डिनेट भी किया है। और आज ये 293 मोबाइल, जिसकी करीब 40 लाख के आसपास मार्केट की कीमत होगी, वो आज इन्हीं यूजर्स के पास वापस किया जा रहा है। इसीलिए आज ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है और लोगों को बुलाया गया है। और मुझे उम्मीद है कि नए साल के पहले ये भी उनके लिए अच्छा जो है वो इवेंट रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।